Hello everyone. So today I'm going to complete the rest of the poem, An Elementary School Classroom in a Slum. I have already discussed few stanzas, so moving on. Till now, the poet has beautifully described the pathetic condition of slum children, the kind of area they are living in. They are living in slum, they are sick, they are deprived of basic facilities. Poet has beautifully described the ambience, the kind of students, the kind of children. ये pessimistic थे, वो desolate थे, they are very dejected, वो होपलेस थे. तो ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन अभी तक पोएट ने दिया है. और कंटिन्यूइंग दिस थॉट ही मूव्स फॉरवर्ड. तो लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द सेकेंड स्टेंजाज वर लेफ्ट. तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई, far far from rivers, capes and star of words. So here poet wants to say that कि अभी now he would like to describe द काइंड ऑफ एरिया दे आर लिविंग. अभी तक तो वो क्लासरूम के बारे में बता रहा था कि किस जो क्लासरूम का एम्बियंस कैसा था और जो क्लासरूम में बच्चे बैठे थे वो किस तरीके से थे. नाउ ही मूविंग फॉरवर्ड और कमिंग आउट ऑफ द क्लासरूम के बाहर आके द काइंड ऑफ एरिया दे आर लिविंग इन. वहाँ की स्ट्रीट्स कैसी हैं, वहाँ का जो जगह है किस तरीके की जगह में रहते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है. नाउ द पोएट इज डिस्कसिंग दैट. सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीट इज देयर? अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लीड स्काई. मतलब एक तो पहले तो उसने बताया था कि क्लास का जो एम्बियंस है वो बहुत बुरा है, लाइक सॉर क्रीम की तरह है और चीज़ें एकदम वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको देख के वो जो क्लास हो वो थोड़ी सी एक्टिव लगे, एजाइल लगे. वो बहुत डल क्लास है, मॉर्बिड है, डेजोलेट है. सो अब वो क्लासरूम के बाहर निकल के भी बता रहा है कि क्लासरूम के बाहर निकल के अगर आप वहाँ की स्ट्रीट्स देखें जहाँ पे वो लोग रहते हैं तो दे हैव अ नैरो स्ट्रीट, दे हैव अ कंजस्टेड स्ट्रीट. जो गलियाँ हैं वो बहुत पतली सी हैं, कंजस्टेड हैं, निकलने की जगह नहीं है. एक तो कंजस्टेड है, दूसरी पॉल्यूटेड है. इट हैज़ सराउंडेड विद डर्ट, पोल्यूशन, नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत बहुत दूर हैं. ना वहाँ फ्रेश एयर है, ना ही आप कह सकते हैं वहाँ पे सनशाइन है. प्रॉपर कुछ भी नहीं है वहाँ पर. सो वो बोल रहा है कि वो जो पहले बात तो यहाँ पर बोल रहा है अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई. मतलब जो गलियां हैं वो बहुत पतली सी हैं. एक तो पतली गलियां, ऊपर से जो उनके ऊपर जो आकाश है, द स्काई दैट इज लेड. वाई लीड स्काई? मतलब आप कह सकते हैं इट शोज होपलेसनेस. मतलब जो स्काई है बिकॉज ऑफ द डर्ट, पोल्यूशन एंड वो गंदगी की वजह से जो पूरा जो आकाश है वो कैसा लग रहा है? वो ब्लैक लग रहा है, डेजोरेट लग रहा है, फॉगी लग रहा है, पूरा धुंधला लग रहा है, डार्क है, डल है. ये बेसिकली क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि जब वो पॉल्यूशन अगर ऊपर भी देख रहे हैं तो वो पूरा स्काई में भी सिर्फ वो डर्ट और गंदगी ही नज़र आ रही है. बिकॉज जनरली आप कह सकते हैं स्काई इज़ नॉर्मली ब्राइट, स्काई ब्लू कलर की बहुत ब्राइट होती है. बट इस एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए जो एक तो बहुत पतली सी गलियों में रहते हैं, उनके घर बहुत छोटे हैं, डिप्राइव्ड ऑफ ऑल बेसिक फैसिलिटीज़. इसके अलावा जो पतली पतली गलियां हैं जहाँ से निकलने की भी जगह नहीं, उन गलियों में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कंजेशन है, बहुत कंजेस्टेड गलियां हैं. और वो गलियां भी थोड़ा सा जो बाहर निकला हुआ जो जगह है उसके ऊपर जब हम स्काई को देखते हैं दैट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद लेड. मतलब लीड स्काई इज डार्क एंड डल just as the metal, whereas the sky is normally bright. नॉर्मली जो स्काई होती है वो स्काई ब्लू कलर की बहुत ही ब्राइट होती है एंड दैट स्काई बहुत फ्रेश लगती है, ब्यूटीफुल लगती है. नॉर्मली हम लोग को एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना बहुत पसंद आता है. मगर इस स्ट्रीट की जो स्काई है दैट शोज होपलेसनेस, डिस्पेयर, डार्कनेस. ठीक है. सो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं. नेक्स्ट टाइम में वो कहते हैं फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप एंड स्टार ऑफ वर्ड्स. सो जो ये जो बच्चे हैं दे आर फार फार, दे आर बियॉन्ड, बहुत दूर हैं उन रिवर्स से, केप से, स्टार ऑफ वर्ड्स से. सो रिवर्स आप सभी जानते हैं, रिवर्स को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. केप्स आप क्लिफ्स कह सकते हैं, जो वर्टिकल रॉक्स होती हैं, जो एक माउंटेन की तरह भी कह सकते हैं उसको. and star of words. Star of words you can say the people who are educated, those who are literary figure, जिसका जो संबंध होता है वो लिटरेचर से होता है या एजुकेशन से होता है. स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स के जादूगर.
मतलब ये तीनों ही चीज़ों से जो बच्चे हैं वो एकदम दूर हैं. फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप एंड स्टार ऑफ वर्ड्स. Their future is bleak, uncertain, desolate and really miserable life they are living. इसका मतलब यही है कि आप कह सकते हो इन बच्चों का जो जीवन है वो उन पतली पतली गलियों में गंदगी के साथ, गंदगी से भरे हुए आकाश के साथ बिल्कुल धुंधला है, जो ब्यूटीफुल रिवर्स हैं, जो केप्स हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर है. तो आई थिंक दीज फर्स्ट टू लाइन्स आर क्लियर. We'll see the poetic device. So the green one, this lead sky is a metaphor because lead sky जो है वो sky को क्या दिखा रही है? Dark, dull, just as metal. It shows hopelessness, darkness or despair. So that is a metaphor for that. Far far, here also repetition. And आप ये कह सकते हैं स्टार ऑफ वर्ड्स, ये एजुकेटेड लोगों के लिए मेटाफर है. ये दिखा रहा है स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब दोज हु आर एक्सेल इन लैंग्वेज. सो यही तीन यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हैं. नाउ मूविंग ऑन. श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल. यहाँ पे ये कहना चाहता है सरकास्टिक वे में कि जो शेक्सपियर है, जो कि एक एपिटोम ऑफ नॉलेज है, लिटरेरी फिगर है, जो हमेशा राजा और रानियों के बारे में लिखता है, जो बड़े बड़े महलों के बारे में लिखता है, इसकी जो पोएट्रीज होती हैं वो बहुत हाई रेटेड हैं. इनकी जितनी भी नॉवेल्स हैं या जितने भी इनके ड्रामा हैं, इनको फादर ऑफ ड्रामा कहा जाता है. तो ये सारी चीज़ें, तो उनसे ये बच्चे कहाँ रिलेट करते हैं? तो उन्होंने शेक्सपियर को विक्ड कहा है कि यहाँ उसकी फ़ोटो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है. उसकी जो हाई लिटरेसी रेट है, ये जो हाई लिटरेरी फिगर है, वो यहाँ किसी काम का नहीं है, इन बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है. तो शेक्सपियर इज इरेलीवेंट टुवर्ड्स दीज चिल्ड्रन. इन बच्चों से इस शेक्सपियर का कोई नाता नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू देयर लिमिटेड नैरो वर्ड. इनका जो नैरो और जो लिमिटेड वर्ड है, जहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपैंड करने का कोई भी आप कह सकते हो होप नहीं है, ये दे आर टोटली होपलेस, क्योंकि इनके साथ कोई भी एम्पैथेटिक नहीं है. तो यहाँ पर श्योरली जो शेक्सपियर है वो बिल्कुल इरेलीवेंट है इन बच्चों से. और जो मैप है दैट इज़ अ बैड एग्जाम्पल. अब मैप को यहाँ बैड एग्जाम्पल क्यों बोला गया है? क्योंकि मैप, मैंने वैसे भी बोला था, यहाँ पर मैप जो है वो प्रॉस्पेरिटी का या रिचनेस का प्रतीक है. क्योंकि मैप में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जहाँ पर आप कह सकते हो कहाँ से कहाँ तक जहाज़ जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक हम घूम सकते हैं. ये सारी चीज़ों का वर्णन होता है कि कहीं जाना है तो हम पहले मैप से डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कैसे कहाँ कैसे पहुँच सकते हैं. तो इन सब चीज़ों से उन बच्चों का कोई नाता नहीं, क्योंकि जो उनका जो वर्ड है वो उस विंडो के अंदर ही सिमट के रह गया है, उस विंडो से बाहर है ही नहीं. जो मैप है प्रॉस्पेरिटी, एक सिविलाइजेशन को दिखाता है, रिच सिविलाइजेशन को दिखाता है, और ये बच्चे उस रिच सिविलाइजेशन से बहुत दूर हैं. विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. क्योंकि जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पता चलता है कि कहाँ पर जैसे सन है, शिप्स है, उन सब के बारे में पता चलता है. इसके अलावा वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो इन लोगों को टेम्प्ट करती हैं, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं और ये करवाने की कोशिश करती हैं कि ये उस जगह पर जाएं, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है. वहाँ जाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये इस नैरो जगह से बाहर नहीं निकल सकते हैं. तो ये उदाहरण उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिनके जीवन में आप कह सकते हो एकदम अंधेरी कोठरियाँ हैं और कभी भी ना ख़त्म होने वाला वो जो फॉग है. तो सिर्फ ये बच्चे जब ये मैप देखते हैं, या ये बच्चे जब ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखते हैं, या ये आप कह सकते हो शेक्सपियर को देखते हैं, या ये सारी ऐसी इरेलेवेंट चीज़ें देखते हैं, तो उनको भी वो टेम्प्ट होते हैं. उनको मन करता है कि वो चुपचाप भाग जाएं, यहाँ से निकल जाएं. विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. उनका मन करता है कि वो इन चीज़ों को चुरा लें और वो भी इन चीज़ों को देखें, विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. तो आप कह सकते हो शिप्स एंड सन डिपिक्टेड ऑन अ वॉल टेम्प्ट देम टू एक्सपीरियंस द वर्ड ऑफ रिच विद ऑल इट्स ग्लोरी.
वो उसको टेम्प्ट करती हैं। जो शिप्स की फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो, या सन है, ये सब उनको ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, वॉल पर टंगा हुआ वो डिपिक्ट कर रहा है। उन बच्चों को वो टेम्प्ट करता है, वो पढ़ने से ज़्यादा उस पिक्चर्स पे ध्यान देते हैं और वो चाहते हैं कि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाए, वो उनको चुराने के लिए मजबूर करता है। स्टील मतलब चुराना। तो यहाँ पे जो शिप्स हैं, जो शिप है वो वेल्थ का प्रतीक है, सन जो है ग्लोरी या अथॉरिटी का प्रतीक है। मतलब वो बच्चे भी वेल्थ चाहते हैं अपनी लाइफ में, ग्लोरी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अथॉरिटी चाहते हैं, और लव केयर चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें इन बच्चों को टेम्प्ट करती हैं, मतलब अट्रैक्ट करती हैं, लालच भरी निगाहों से अपनी ओर दिखवाती हैं कि आप हमें चुरा लीजिए। उनको थिवरी करने पर, मतलब उनको स्टील करने पर को मजबूर करती हैं, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये सिंबलाइज कर रहा है, शिप जो है वो वेल्थ का प्रतीक है, सन इज फॉर अथॉरिटी और ग्लोरी, लव केयर एंड अफेक्शन, ये आपको ऑलरेडी पता है, टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्ट करना, और स्टील मतलब चुराना। तो श्योरली जो शेक्सपियर है वो बहुत ही बुरा है, दुष्ट है, विग्ड मतलब दुष्ट, और जो मैप है ये बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें इन बच्चों से बिल्कुल इरेलीवेंट है। ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया था बोर्ड में कि वाई शेक्सपियर इज विग्ड एंड द मैप इज बैड एग्जाम्पल। सो यहाँ पर यही बताना है कि टोटली यहाँ पर ये इसलिए विग्ड है और मैप बैड एग्जाम्पल है क्योंकि ये नैरो एरिया में रहते हैं। देयर वर्ड इज इन दिस नैरो, you know, their word is so very narrow, and जो शेक्सपियर है वो टोटली इरेलीवेंट है क्योंकि उसका इनसे बच्चों से कोई नाता नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न in their cramped holes from fog to endless night on their slag heap। मतलब यहाँ कह रहे हैं क्योंकि इन बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि जो शिप्स हैं, जो वेल्थ है, लव केयर अथॉरिटी, प्यार मोहब्बत, इनको अट्रैक्ट करता है कि ये भी इस वर्ल्ड में जाएं, और जो इनकी लाइफ है ये चाहते हैं कि स्लाइली मतलब क्लेवरली, स्लाइली मतलब क्लेवरली, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। क्रैम्ड होल्स मतलब जो ये गर्त में घुसे हुए हैं, जो इनके नैरो हाउसेस हैं। क्रैम्ड होल से मतलब है इनके जो नैरो हाउसेस हैं, बहुत छोटे छोटे जो इनके घर हैं, उसी गड्ढे में ये घुसे हुए हैं, वहाँ से निकल के ये उस जगह पर जाएं, क्योंकि इन लोगों के लिए जो इनकी लाइफ है वो उसी क्रैम्ड होल्स में बीत रही है, और वो चाहते हैं कि ये शिप वेल्थ को, ग्लोरी को, अथॉरिटी को, लव और अट्रैक्शन को चुरा करके बहुत ही स्लाइली, बहुत ही क्लेवरली अपनी लाइफ को इन क्रैम्ड होल से, मतलब इस गर्त से उठाकर बाहर निकालें। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। So अब यहाँ कह रहे हैं from fog to endless light, मतलब सुबह होने से लेकर रात तक ये बच्चे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इवन पोर्टेबल वाटर। इनको नॉर्मल वाटर भी नहीं मिलता है, इनको गंदा पानी, ये गार्बेज से भरे हुए हैं। दे आर शैबी, दे आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट क्लीन, नीट एंड क्लीन, they cannot get any opportunity in their life। however they cannot get this opportunity as a responsible people do not want it, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो चाहते नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसलिए इन बच्चों को, इन माल नरिश्ड बच्चों को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन बच्चों को ये सुविधाएं देनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब सुबह से लेकर रात तक ये बच्चे सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगलिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप मतलब कलेक्शन ऑफ गार्बेज। जैसे मैंने बताया नैरो हाउसेस हैं, छोटे से घर हैं, पतली पतली गलियां हैं, और वहीं पे कचड़ों से भरी हुई जगह है। तो स्लैग हीप होता है, यू कैन से कलेक्शन ऑफ गार्बेज। तो ये यहाँ बताया गया है कि वो बच्चे कांस्टेंट सफरिंग करते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइफ मतलब दे आर सफरिंग कॉन्स्टेंटली, उनकी लाइफ में ये सफ़र जो है कांस्टेंट है।
इसका कोई भी अंत नहीं है। और वो इस कचरे के डब्बे ढेर के ऊपर बैठ के कैसे लग रहे हैं? दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। ये बच्चे ऐसे लग रहे हैं इस ढेर के ऊपर बैठे हुए बच्चों की जो उनकी स्किन है, जो उनकी त्वचा है, ऐसा लग रहा है कि जो उनकी हड्डियों के बाहर झांक रही है। मतलब वो इतने लीन है, इतने थिन है, इतने सिक लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, पेल हैं, उनका कलर एकदम डल है। तो उनके बॉडी में सिर्फ बोन्स हैं, कहीं से भी फ्लैश का कोई भी नामो निशान नहीं, क्योंकि वो साफ साफ लग रहा है कि वो माल न्यूट्रिशन है। तो जो उनकी जो स्किन है वो पीप्ड मतलब निकल के आ रही है उनकी बोन से निकल के आ रही है। मतलब वो बिल्कुल स्केलेटन की तरह लग रहे हैं, दे आर लुकिंग लाइक स्केलेटन। और एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और उसमें उन्होंने जो आप कह सकते हो जो चश्मे पहने हुए हैं वो भी टूटे हुए हैं, जैसे लग रहा है रिपेयर्ड करके पहने हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे एक बहुत कड़े से पत्थर पर कांच के टुकड़े जो हैं वो हैं बिखरे हुए हैं। इस वजह मतलब आप एक बारी फिर से सुन लीजिए, जैसे एक आप कह सकते हो पत्थर पे वो बच्चे एकदम पत्थर की तरह हैं, उनमें फ्लैश नहीं है, वो इतने माल न्यूट्रिशन है कि दीज माल नरिश्ड चिल्ड्रन वियरिंग मेंडेड ग्लास oscillated between fog and endless night having uncertain life with no future। वो बिल्कुल स्केलेटन की तरह लग रहे हैं, उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सिक लग रही है, माल न्यूट्रिशन लग रहे हैं, पेल लग रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं से लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है। तो वो कैसे लग रहे हैं? स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील सजेस्ट लाइक स्लम चिल्ड्रन आर वियरिंग स्पेक्टिकल्स जो कि स्टील के बने हुए हैं एंड हैविंग शैटर्ड चिप्ड और स्क्रैच्ड ग्लास, मतलब टूटे हुए कांच के टुकड़े पहने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जो उनकी बॉडी है डार्क इन कलर, घड्डी की तरह है, तो वो उस पत्थर के ऊपर कांच के टुकड़े फैले हुए हैं लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। So all of their time and space are foggy slum। उनका जो पूरा जीवन है वो किसमें बीत रहा है? खाली इसी धुंध में बीत रहा है। दे पास ऑल देयर टाइम एंड स्पेस इन हेल विच इज स्लम को हेल से मेटाफराइज किया गया है। इट्स जस्ट लाइक हेल एंड दिस हेल इज अ ब्लॉट ऑन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। मतलब अगर आप मैप में बहुत सारी जगह हैं, अगर आप उसमें एक बहुत काला सा बड़ा सा धब्बा लगा देंगे तो जो इनका ये जो स्लम एरिया है उस मैप पर एक धब्बा है, एक ब्लॉट ऑन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। क्योंकि इनका पूरा समय और इनका जो पूरा टाइम है वो इसी फॉगी स्लम में बीत रहा है। वहाँ पर कोई भी ब्राइटनेस नहीं दिख रही है, कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है। ये अनसर्टेन लाइफ में जी रहे हैं जिसमें कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम। सो ये वो बोल रहे हैं कि उनका जो स्लम है वो एक डूम की तरह है। डूम मतलब slums where life is worse than hell, it is like living in a hell। वो एक हेल में रह रहे हैं जो कि सिविलाइज्ड सोसाइटी पे एक धब्बा है। तो ये इनकी लाइफ एक धब्बे की तरह है जिसे हटाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो सबसे पहले यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच देख लीजिए। द पोएटिक डिवाइस लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन सिमिली, like bottle bits of stone मतलब slum children sitting on the slag heap look like the bits and pieces of glass shattered against a stone, so their hopes, aspirations, ambitions and lives also lie shattered and neglected। मतलब जिस तरीके से उस पत्थर के ऊपर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं उसी तरह इनके जो होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, एम्बिशंस हैं और जिनकी लाइफ है वो भी ऐसे ही बिखरी हुई, शैटर्ड और नेग्लेक्टेड हैं। इसके अलावा स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील में आप कह सकते हो स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील आपके लिए वहाँ पे मेटाफर है, क्योंकि ये मेटाफराइज कर रहा है कि इन बच्चों ने जो चश्मे पहने हुए हैं वो शैटर्ड है, चिप्ड है और स्क्रैच्ड
ग्लास हैं. नाउ slums as big as doom, as big as doom, as big as dooms में सिमिली है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि slums where life is worse than hell, और इसे एक hell की तरह बताया गया है. So I hope this is clear. I don't think I'm leaving any figures of speech. Rest I have said yes. Spectacles of steel metaphor, as big as doom, simile, like bottle bed, simile. Yes. One more thing children, crammed holes. Crammed holes is also metaphor. Crammed hole भी मेटाफराइज कर रहा है, यहाँ पर मेटाफर है, मतलब क्योंकि यहाँ पर वो नैरो हाउसेस को दिखा रहा है. इट शोज अ नैरो हाउस. So I hope this stanza is clear. Now come to the next one and the very last stanza. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives that catacombs. So अब यहाँ पर poet is urging, poet is requesting. He calls upon the governor, inspector and visitor, those who are in people, those who are in power, those who are representing power and position, to review the system before it is too late. मतलब यहाँ पर पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है और अर्ज कर रहा है कि इट्स हाई टाइम दैट अ गवर्नर और इंस्पेक्टर और जो भी उस समय जो भी पावर में है इंसान, प्लीज यू जस्ट कम एंड रिव्यू, इसे आकर के रिव्यू करें, देखें कि यहाँ पर क्या हाल है, इन बच्चों का क्या हाल है, बिफोर इट इज़ टू लेट. क्योंकि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड और हम इससे ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते. और इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे भारत देश का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो प्लीज़ ही इज़ अर्जिंग, प्लीज़ कम बिफोर इट इज़ टू लेट. So the revised system should empower these children to break away the shackles of poverty and deprivation. So जो अगर ऐसे कोई गवर्नर कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर अगर यहाँ पर ये सिस्टम को रिव्यू करने आएगा तो हो सकता है क्योंकि उनके पास पावर है तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन बच्चों के लिए जो शैकल्स हैं पावर्टी के और ये जो चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं उनके लिए वो रास्ते खुल जाएं और जिससे वो एक बेटर फ्यूचर को देख सकें. तो ही अर्जेस द सिविलाइज्ड पीपल टू हेल्प देम एंजॉय ऑल द फैसिलिटीज. सो जब उसने यहाँ पर यही कहा है कि अनलेस जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर यहाँ नहीं आएगा, ये जो मैप है, दिस मैप बिकम देयर विंडो, यही जो मैप है इस क्लासरूम के अंदर का जो एरिया है वही उनका मैप बन के रह जाएगा. और जो विंडो हैं ये इस तरीके से बंद हो जाएंगी कि जो उनकी लाइफ हो वो कैसी हो जाएंगी, लाइक कैटाकोम्स. कैटाकोम्स कहते हैं कब्रिस्तान को, ऐसा कब्रिस्तान जो आप कह सकते हो अंडरग्राउंड होता है, जो कि खुल नहीं सकता है. तो अगर कोई यहाँ पर नहीं आता है, जो पर्सन जो पोजीशन में है, जो पावर में है, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, तो ये जो बच्चे हैं उनका जो मैप रहेगा, जो उनका वर्ड रहेगा वो इसी विंडो के अंदर रहेगा. और ये विंडोज इस तरीके की विंडो होंगी कि जो कि इनको एक कब्रिस्तान में घुसेड़ देंगी या फिर कब्रिस्तान में डक कर देंगी, जहाँ पर वो एकदम कैटाकोम्स की तरह रहेंगे और वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा. मतलब उस कब्रिस्तान से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा. सो नाउ ही इज अर्जिंग, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. प्लीज़ इन शैकल्स को ब्रेक कीजिए, इनको एंजॉय करने दीजिए सारी फैसिलिटीज़, इनको डिप्राइव मत रहने दीजिए. प्लीज़ बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम, ब्रेक कीजिए. सो अगर आप अभी इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ये जो स्लम एरियाज़ हैं वो दिन दूर नहीं कि पूरे शहर को ये पूरा शहर को स्लम बना देंगे एंड दे विल ब्रेक दिस. और ये एंटर करके ये आप कह सकते हैं ये एक निगेटिविटी का संकेत दे रहा है कि अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि दे विल ब्रेक द शैकल्स बाय देमसेल्फ एंड दे विल इंडल्ज इन सम रॉन्ग वर्क. कुछ नेगेटिविटी या कुछ गलत काम में ये इंडल्ज होकर के अगर अच्छे से इनको वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि वो कुछ गलत काम करके अपने आप को इस गर्त से, इस क्रैम्ड होल से बाहर निकालें. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड
and show the children to green words and make their word. मतलब वो कह रहे हैं कि he urges the civilized people to help them to enjoy all the facilities such as blue sky, sunshine, sea waves, fresh air, good and sufficient or nutritious food, balanced diet, everything. Run azure on gold sand. Let them, जैसे उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि जब हम सैंड के ऊपर चलते हैं तो कैसा लगता है. मतलब यहाँ पर नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए उनको फोर्स कर रहा है, अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ कम, सो दैट ये फ्रीली बाहर निकल करके, अज्योर मतलब स्काई, ये खुले आकाश में घूम सकें और वहाँ पर सैंड में, मतलब गोल्ड सैंड में अपने आप को चला सकें, मतलब फ्रीली अपने आप को कहीं भी ले जा सकें. लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स. अब यहाँ पे जो टंग्स हैं, टंग इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जो हमारी ज़ुबान होती है वही हमारी आवाज़ होती है और वी हैव अ राइट टू स्पीक. तो इनकी भी जो आवाज़ दब गई है क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं होती है बोलने की, इनको इतना दबा दिया गया है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. तो ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में हिचकिचा रहे हैं. तो लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक. सो let the pages of wisdom be open for them and their tongues may run freely on the white leaves of the books. मतलब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इन बच्चों को अपने आप को साबित करने का मौका दें, अपने आप को बोलने का मौका दें इन बच्चों को, सो दैट जो विजडम है वो इनके पास आए और ये अपने आँखों से अपनी किताबों में अपना फ्यूचर लिख सकें और फ्रीली पढ़ाई कर सकें. History theirs whose language is the sun. This is very important line. ये बहुत important line है. History theirs whose language is the sun. मतलब इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी जो लैंग्वेज होती है वो सूर्य होती है. इसका मतलब सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि सन जो है यहाँ पर, सन मैंने कई बारी बताया है कि सन अथॉरिटी का प्रतीक है. सन सिंबलाइज करता है ग्लोरी को, सन सिंबलाइज करता है ब्राइटनेस को, ग्लिमर को, शाइन को, सक्सेस को. तो सन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता है जो कि पावर, अथॉरिटी, ग्लोरी, इन सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता है. तो जिस इंसान के पास जिसकी लैंग्वेज जो होगी सन होगी, मतलब जो लिटरेट होगा पूरी तरीके से, जिसको बुक्स का पूरा नॉलेज रहेगा, जो अपने आप को विजडम तक पहुंचा पाएगा, जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो पढ़ाई कर सके और वो उसका अच्छे से यूज़ करेंगे. इतिहास में ना उन्हीं लोगों का होता है. हिस्ट्री उन्हीं की होती है जो कि लिटरेट होते हैं, जो अपने कर्मों से कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सन को भी झुकने पे मजबूर होना पड़ता है. मतलब जिनकी भाषा में सूर्य की चमक हो, वही इतिहास उन्हीं को याद रखता है. तो यहाँ पे बेसिकली जो पोएट है वो अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट ये कर रहा है कि प्लीज़ इन बच्चों को मौका दें, प्लीज़. सो लेट द पेजेस ऑफ विजडम बी ओपन फॉर देम एंड देयर टंग्स मे रन फ्रीली ऑन द वाइट लीव्स ऑफ द बुक. Only those people find a place in history whose language has the warmth and the power of the sun. तो it's very important. जहाँ पर यहाँ पर यही पोएट कहना चाह रहा है कि इनको एक्सपोजर चाहिए. दे नीड एक्सपोजर, इग्नाइट देम सो दैट दे एबल टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देम, और इन बच्चों का भी जीवन जो है वो सुखमय बन जाए. सो आई होप दिस पोएम इज क्लियर. A few poetic devices are there. Their lives like catacombs. Lives like catacombs सिमली है. सन सिंबलाइज कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को, वो मैंने बताया. टंग सिंबलाइज कर रहा है दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि वी ऑल हैव, हमारे पास फ्रीडम है बोलने का, वी हैव अ राइट टू स्पीक. तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें. फ़ायदा उठाने की कोशिश इन द सेंस, क्योंकि ये बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ये बेचारे इतने दबे हुए हैं कि ये अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं. इसके अलावा ब्रेक रेपिटेशन है.
So that's all. आप यहाँ पे let their tongues, ये भी मेटाफर है, जैसे मैंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. Yes, that's all. I hope I have discussed everything and nothing is left. So kindly do it by yourself, and if you have any doubt, kindly comment me. Or if you need any improvement, if you have any doubt, if you want any improvement from my side, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है, kindly comment it so that I'll improve that. Thank you so much.